बड़ी खबर इस वक्त भोपाल से। धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी मिल गई है। शिवराज कैबिनेट की बैठक में फैसला हुआ है। वर्चुअल बैठक आज विशेष कैबिनेट की बैठक आयोजित की थी, जिसमें धर्म स्वातंत्र विधेयक के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संशोधन के बाद मसौदा पेश किया गया था और अब धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य जिसने लव जिहाद पर अब कैबिनेट ने कानून पर मुहर लगाई है। अब इस विधेयक को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, उससे पहले ही ये एक बड़ी बैठक कैबिनेट की, जहां धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। धर्म स्वातंत्र विधेयक को शिवराज कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अंतिम रूप देने के बाद सजा के प्रावधान पर भी चर्चा हुई है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सुधीर, अंतिम मसौदा क्या है? क्या इस पूरे विधेयक में जिसको मंजूरी दी है कैबिनेट ने, और अब ये कानून की शक्ल ले सकता है विधानसभा में पेश होने के बाद? देखिए, निश्चित तौर पर आज जो विशेष कैबिनेट की बैठक बुलाई गई थी वो केवल इसी कानून को लेकर थी। लव जिहाद के कानून पर प्रदेश सरकार देश के अंदर पहला ऐसा राज्य था जिसने कानून बनाने की पहल की थी। हालांकि विधेयक के जरिए उत्तर प्रदेश सरकार पहले ही कानून बना चुकी है, पर लेकिन विधानसभा के अंदर इस पूरे कानून को मंजूरी दिलाने वाला देश के अंदर पहला राज्य मध्य प्रदेश होगा। लिहाजा उससे पहले कैबिनेट की जो बैठक में मंजूरी मिलना आवश्यकता, पिछली कैबिनेट की बैठक में लव जिहाद कानून धर्म स्वातंत्र विधेयक को लाया गया था, पर लेकिन कुछ एक संशोधन के और सुझाव जो है वो इस पूरे कानून को लेकर कैबिनेट की बैठक के सामने रखे गए थे। जिसके बाद ये तय किया गया था कि आने वाली कैबिनेट की बैठक यानी कि आज 26 तारीख को दोबारा कैबिनेट की बैठक केवल इसी मुद्दे पर बुलाई जाएगी, जिसमें संशोधनों पर विचार किया जाएगा और संशोधनों को शामिल किया जाएगा। लिहाजा अगर बात करें तो मध्य प्रदेश के अंदर जो लव जिहाद कानून है, जो धर्म स्वातंत्र विधेयक को जो कैबिनेट की बैठक ने मंजूरी दी है, अब सबसे कड़ा कानून देश के अंदर बनाने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। 10 साल तक की सजा की प्रावधान इस पूरे कानून के अंतर्गत की गई है। इसके अलावा जो धार्मिक संस्थाएं जो कि लव जिहाद के दायरे में आएंगी या फिर धोखा देकर शादी कराने के इस पूरे मामले में शामिल होंगी, उनके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और इसमें जो प्रावधान किए गए हैं कि शादी कराने वाले जो लोग हैं उनको भी कहीं ना कहीं इस पूरे कानून के दायरे में लाकर सजा देने का प्रावधान किया गया है। लिहाजा कहना होगा कि जो संशोधन थे, कुछ जो सुझाव आए थे, उन संशोधनों के साथ में इस पूरे कैबिनेट की बैठक में इस कानून को मंजूरी दी गई है। और नए कानून की मंजूरी मिलने के बाद आने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र जो कि 28 तारीख से शुरू हो रहा है, उसमें पेश किया जाएगा और उसके बाद में मध्य प्रदेश के अंदर लव जिहाद कानून को लागू कर दिया जाएगा। तृप्ति। सुधीर, अगर इस मसौदे की बात करें तो सजा के प्रावधान जो रखे गए थे, संशोधन क्या किए गए हैं, ऐसी कोई खबर आपके पास? देखिए, बिल्कुल थोड़ी देर में ब्रीफिंग होगी कैबिनेट की तो स्थिति ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी तृप्ति पर। लेकिन जो बात अब तक सामने निकल कर आई थी कि 10 साल तक की सजा की प्रावधान का कोशिश जो है वो मध्य प्रदेश सरकार की थी, क्योंकि देश के अंदर जो दूसरी जगह कानून बने हैं वहाँ पर 5 साल की सजा का प्रावधान किया गया था। पर लेकिन जो मुख्य आरोपी है इस पूरे कानून के दायरे में आने वाला, उसको 10 साल की सजा का प्रावधान प्रदेश सरकार करना चाहती थी। एक तो मंजूरी इस बात को दी गई है। इसके अलावा जिन संस्था के अंतर्गत शादी कराई जाएगी, इस तरीके के शादी या फिर अगर निकाह जहाँ भी जिस संस्था में होंगे, वहाँ के जो शादी कराने वाले लोग हैं, धर्मगुरु हैं, उनको भी कहीं ना कहीं कानून के दायरे में लाने का काम जो है इस पूरे नए संशोधन के माध्यम से किया गया है। यानी कि कहना होगा कि पहले के ज़्यादा कड़े प्रावधान जो है इस पूरे कानून के अंतर्गत किए गए हैं। साथ ही साथ जो आरोपी पक्ष है उसके परिजनों को भी इन सह आरोपी के तौर पर इस पूरे कानून के दायरे में लाया गया है। ऐसे में कहना होगा कि मध्य प्रदेश सरकार ने जो सुझाव और संशोधन इस पूरे कानून को लेकर आए थे, उनको कहीं ना वो SDM के यहाँ जमा होगा। जो भ्रम फैलाया जा रहा है ये उसको दूर करने का प्रयास है। कोई बेईमानी न हो ये है, और कोई भ्रम न फैले उसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम अभियान चलाएंगे। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं जो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूं। 19 प्रावधान हैं। आप कहें तो मैं उनको पूरा पढ़ दूं। 9 अलग हैं, 19 अलग हैं। जैसे कि प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को
एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संप्रवृत्ति करने का प्रयास निषेध किया गया है। कोई भी व्यक्ति के द्वारा उपरोक्त प्रकार के धन संपरिवर्तन किए जाने का दुष्प्रेषण अथवा षड्यंत्र करने का निषेध इसमें किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत धर्म समर्पण के लिए विरुद्ध शिकायत परिवाद कोई पुलिस अधिकारी जांच अथवा अन्वेषण तब कर सकेगा जब धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति या उसके माता पिता या भाई बहन संस्था के द्वारा शिकायत की गई हो या न्यायालय से अनुमति से धर्म संपरिवर्तित व्यक्ति से संबंधित रक्त, विवाह, दत्तक ग्रहण, संरक्षितता या अभिरक्षा में हो व्यक्ति की शिकायत पर कर सकेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। अपना धर्म छुपाकर अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 3 वर्ष से 10 वर्ष के कारावार, अर्थदंड कम से कम 50,000 का प्रावधान इसमें किया गया है। इसी तरह से सामूहिक धर्म परिवर्तन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का एक ही समय में धर्म परिवर्तन करके अधिनियम का उल्लंघन किए जाने पर 5 वर्ष से 10 वर्ष का कारावार एवं अर्थदंड जो कम से कम 1 लाख का होगा प्रावधान है। 1 से अधिक बार अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत किए गए अपराध की स्थिति में कम से कम 5 वर्ष तथा अधिकतम 10 वर्ष का कारावास का प्रावधान है। अधिनियम के अंतर्गत धन संपरिवर्तन के आशय से किया गया विवाह अकृत एवं शून्य घोषित किए जाने का प्रावधान है। इस प्रयोजन के लिए कुटुंब न्यायालय में तथा जहां कुटुंब न्यायालय नहीं है वहां कुटुंब न्यायालय के अधिकार प्राप्त न्यायालय में आवेदन करने का प्रावधान है। प्रस्तावित अधिनियम के अंतर्गत स्वेच्छा से धर्म संपरिवर्तन की वांछा रखने वाले व्यक्ति तथा धार्मिक व्यक्ति जो किसी भी धर्म का हो को धर्म संपरिवर्तन आयोजित करने का आशय रखता हो को उस जिले में जिला मजिस्ट्रेट को जहां धन संपरिवर्तन संपादित किया जाना है वो 2 माह पूर्व घोषणा पत्र देना बंधनकारी होगा। धार्मिक व्यक्ति किसी भी धर्म से हो को धन संपरिवर्तन का आयोजन करता है, अधिनियम के तहत सूचना नहीं देने पर 3 से 5 वर्ष तक के कारावार तथा 50,000 तक के जुर्माने का इसमें प्रावधान किया गया है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध किए गए विवाह को नल एंड वॉइड शून्य, अकृत एवं शून्य घोषित करने का भी प्रावधान इसमें है। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए गए विवाह से जन्मे बच्चे माता पिता की संपत्ति के उत्तराधिकारी होंगे। इसे थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों में उल्लंघन होने से अकृत नल एंड वाइड विवाह के संबंध में महिला तथा उसके बच्चों के भरण पोषण का हकदार भी प्रावधानित किया गया है। ये दोनों बिंदु ऐसे हैं जो देश में कहीं नहीं है। जुर्माने की राशि जो बढ़ाई गई है और यहाँ तक जो मैंने बिंदु पढ़े हैं जुर्माने से यहाँ तक, ये मध्य प्रदेश ने इसे कठोर बनाने की और ज़्यादा कोशिश की है जो इसमें प्रावधानित किए गए हैं। प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाली संस्था संगठन को भी अपराधी के समकक्ष ही सजा देने का प्रावधान इसमें किया है। प्रस्तावित अधिनियम में सबूत का भार आरोपी पर होना प्रावधानित है। प्रस्तावित घटित अपराध को संज्ञेय तथा गैर जमानती घोषित किया गया है। घटित अपराध का अन्वेषण टीआई
एसआई से नीचे का अधिकारी नहीं करेगा, इससे ऊपर के ही अधिकारी करेंगे। इसमें अपराध का विचारण करने का अधिकार सत्र एवं न्यायालय में व्यवस्थित किया जाएगा। इस तरह के अनेक इसमें प्रावधान और भी किए गए हैं। जो प्रमुख थे वो मैंने आपको बता दिए, पर इसमें प्रावधान मध्य प्रदेश का यह जो अधिनियम 2020 है, धर्म स्वातंत्र्य विधेयक, ये काफ़ी कठोर बनाने की मध्य प्रदेश सरकार ने कोशिश की है। मध्य प्रदेश 10 साल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का अलग-अलग तुलनात्मक न करिए, तुलना आप कर सकते हैं, पर मैंने बताया कि देश का सर्वाधिक सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश का है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस पूरे मसौदे की जानकारी दे रहे थे। उन्होंने कहा है कि सबसे कड़ा कानून मध्य प्रदेश ने बनाया है। धर्म स्वातंत्र्य विधेयक को कैबिनेट की मंजूरी के बाद ये पूरे प्रावधान उन्होंने गिनाए, जिसमें अगर सामूहिक रूप से भी धर्म परिवर्तन कराया जाता है, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जाता है, तो कड़े कानून हैं, कड़ी सजाएं हैं। दो नेता हमारे साथ में जुड़े हैं, बीजेपी से दीपक विजयवर्गीय और कांग्रेस से के मिश्रा हमारे साथ में है। सबसे पहले मैं दीपक विजयवर्गीय जी आपके पास आना चाहूंगी। अब तक का सबसे कड़ा कानून बता रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। मौजूदा वक्त में जहां बीजेपी शासित राज्यों में ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में ऐसे कानूनों को लेकर कब से चर्चा चल रही थी और अब जब मूर्त रूप आ गया है तो चुनौतियां कितनी पाते हैं? चलिए संपर्क कट गया है, लग रहा है। के मिश्रा जी हमारे साथ में बने हुए हैं। के मिश्रा जी, स्वागत है आपका IBC 24 पर। जी थैंक यू। धर्म स्वातंत्र विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। हालांकि 28 तारीख को विधानसभा का सत्र है, वहां पर पारित होने के बाद ही कानून की शक्ल लेगा, लेकिन मौजूदा वक्त में कांग्रेस किस तरीके से देखती है ऐसे विधेयक को? देखिएगा, जब कोई भी सरकार फुर्सत में होती है और वो ईमानदारी से बनाए गए संविधान और कानून का पालन नहीं करा सकती है, तो ही उसे जातिवाद का ध्रुवीकरण करने के लिए ऐसे कानून लाने की आवश्यकता पड़ती है। देश के संविधान में, भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं में हमारे संविधान निर्माताओं ने, कानूनविदों ने उन तमाम कानूनों का उल्लेख किया हुआ है जो विभिन्न अपराधों को लेकर सख्त से सख्त सजा करवाने के लिए माकूल हैं। या तो जो कानून है उनका सरकार और सरकार के अधिकारी पालन नहीं करवा पा रहे हैं। क्या कारण है कि मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ही थे 2011 में, हमने उन्हें पूरा कांग्रेस पार्टी ने मदद किया था। नाबालिग बच्चियों के बलात्कार के लिए एक अधिनियम लेकर आए थे, उस पर कितने लोगों को सजाए मौत हुई है। फास्ट ट्रैक बना देना सिर्फ पब्लिसिटी का एक माध्यम हो सकता है, मगर उन कितने बलात्कारियों को फांसी पर लटकते हुए इस देश और प्रदेश ने और आपने, जो चौथे स्तंभ है देश के लोकतंत्र को मजबूत करने को, उन्होंने देखा है। और मौजूदा कानून में ही इतने प्रावधान है कि यदि इन्वेस्टिगेशन ठीक हो, राजनीतिक दखल नहीं हो अपराधियों को लेकर। जरिया मानती है बीजेपी के इस कदम को? देखिए, आज संख्या बल है खरीदा हुआ भारतीय जनता पार्टी के पास, वो जो विधेयक लाना चाहे ला सकती है। मगर 3 दिन पहले, 4 दिन पहले पश्चिमी बंगाल के एक सांसद महोदय ने उनकी पत्नी को टीएमसी ज्वाइन करने को लेकर तलाक की बात कह दी है, तो क्या उसको भी लव जिहाद में मानेगी भारतीय जनता पार्टी? इन्हें तो मोहब्बत शब्द से ही नफरत है, क्योंकि ये नफरतों के गर्भ से पैदा हुए हैं। लोगों को लड़ाकर फूट डालो और राजनीति करो, जो अंग्रेजों की तर्ज थी उस पर राजनीति करते हैं, अपना संख्या बल बढ़ाते हैं। धर्म और फूट डालना इनका उपक्रम है, तो हमें इससे कोई चिंता नहीं है। हम तो देखना चाहते हैं कि जो अपराधी हैं वो जेल के दरवाजों के भीतर कैसे हो, और वो ईमानदारी से होना चाहिए। चलिए, मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ, फिर आपसे और चर्चा करूंगी। दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ में है। दीपक जी, आपने सुना होगा के मिश्रा जी को, फुर्सत में रहती है बीजेपी की सरकार, इसलिए ऐसे नए नए मसौदे आप लोग ला रहे हैं। ये कहना उनका है कि संविधान में कानून बने हुए उनका ईमानदारी से पालन नहीं करवा पा रहे हैं और हस्तक्षेप हो रहा है। देखिए, देश के सामने बहुत सारी समस्याएं जब उभर के सामने आती हैं, या देश की संसद के या विधानसभा के सामने जब ऐसी समस्याएं आती हैं जिनके ऊपर पहले विचार नहीं हुआ है, तो सरकार उसके लिए विधेयक लेके आती है, कानून बनाती है और संसद और विधानसभा उसको पारित करती है। लव जिहाद ऐसा ही मामला है जिसके कारण देश में
हजारों परिवार की सम्मान को चोट पहुंच रही है, उनकी बच्चियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी चूंकि ऐसे तत्वों को संरक्षण देती रही है और इसीलिए वो इस पे साफ गोई से बचना चाहते हैं, लेकिन देश के सामने गंभीर समस्या है। देश में हर साल हजारों मामले आते हैं और इसलिए इस समस्या के निदान के लिए, लोगों की गरिमा की रक्षा के लिए कानून लाया गया है। अपनी पहचान छुपाकर, धोखा देकर बहुत सारी बच्चियों के साथ जो धोखाधड़ी होती है उनसे बचाने के लिए है। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी को तो इसका समर्थन ही करना चाहिए। अगर किसी समस्या के संबंध में अगर पहले कभी विचार नहीं किया विधानसभा संसद ने और कोई सरकार लेके आती है, समस्या वास्तविक है, तो निश्चित तौर पर विचार करना चाहिए। के मिश्रा जी, कानूनी सुधारों के क्या आप पक्षधर नहीं हैं, ये सीधा संकेत मुझे दीपक विजयवर्गीय जी से मिल रहा है। बहरहाल संपर्क कट गया है, ऐसा लग रहा के मिश्रा जी। दीपक विजयवर्गीय जी, तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि कानून सुधारों के पक्ष में कांग्रेस नहीं रहती है, और जहां तक पुराने कानूनों की बात की जाती रही है, तो ऐसे में अब एक्शन कितना लिया जाएगा? क्योंकि कांग्रेस ये भी कहती आ रही कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना दिए, लेकिन न्याय नहीं मिल पाता है। कानून बना दिए जाते हैं, न्याय तक कब पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा है कि देश की जो न्यायिक व्यवस्था है उसकी कुछ सीमाएं या कमियां हैं, वो अपनी जगह हैं। क्योंकि राजीव गांधी के जो हत्यारे थे 1991 में, उनको अभी तक फांसी नहीं हुई है, तो वो सीमाएं अपनी जगह हैं और उनके निराकरण के लिए कोई राजनीति तो की नहीं जा सकती। उसके लिए तो सारे राजनीतिक दलों को, सारी संसदीय व्यवस्था में जो भी लोग हैं, हम सबको एक साथ बैठने की जरूरत है। क्योंकि एक पार्टी या एक पक्ष जो है इसमें इतने व्यापक परिवर्तन नहीं ला सकता, क्योंकि ऐसी परंपराएं जो कई दशकों में बल्कि कई शताब्दियों से स्थापित हुई हैं, जब अंग्रेजों के जमाने से या प्रिवी काउंसिल तक भी जो मुकदमे जाते थे, उस समय की जो समस्याएं हैं वो आज तक भी चल रही हैं। तो उस व्यवस्था को सुधारने के लिए जो व्यापक कदम उठाने की जरूरत है। हम जब भी कोई कदम उठाने की कोशिश करते हैं, बीजेपी जब भी न्यायिक सुधारों की बात करती है, तो ये अचानक संविधान पे हमला चिल्लाने लगते हैं। तो कांग्रेस पार्टी चूंकि जड़तावादी है और कोई परिवर्तन नहीं चाहती है, कोई बेहतरी नहीं चाहती है, और इसलिए इस तरह की बातें करती है। भारतीय जनता पार्टी हर तरह के सुधार, हर तरह के रिफॉर्म्स के पक्ष में है। कोई भी सकारात्मक सुझाव आता है, देश के सामने कोई भी समस्या है, उसके लिए हम कानून भी बनाएंगे, इम्प्लीमेंट भी करेंगे। और निश्चित तौर पर कुछ सीमाएं हैं मौजूदा न्यायिक व्यवस्था की, जिसके कारण दोषियों को सजा मिलने में समय लगता है। भारतीय जनता पार्टी उस संबंध में भी विचार कर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले 7 सालों में, जब से नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, व्यापक दृष्टि से सोचा है और सैकड़ों कानून विड्रॉ कर लिए गए हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि जमीन पर चीजें कैसी दिख रही हैं और आगे किस तरीके से दिखेंगी, चाहे उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश में अब आगे हो या हरियाणा की बात हो। के मिश्रा जी हमारे साथ में फिर जुड़ गए हैं। के मिश्रा जी, क्या परिवर्तन के पक्षधर आप लोग नहीं हैं या कानूनी सुधारों के पक्षधर नहीं है? परिवर्तन आप चाहते नहीं है, हमेशा जो संविधान में बना हुआ है उसी को ही लेके चलिए, सुधार नहीं करिए, ये आरोप बीजेपी लगाती रही आप पर, और अभी भी यही कहा जा रहा है। देखिएगा, वर्तमान दौर में और बदलते युग में परिवर्तन प्रकृति का नियम है, मगर वो परिवर्तन संवैधानिक तौर पर लागू कराने के लिए अपने संख्या बल के आधार पर, राजनीतिक दम के आधार पर, यदि विभिन्न संप्रदायों को डराने के लिए किया जाता है, तो सरकार की जो एक निष्पक्ष सरकार होनी चाहिए। हमारे संविधान में सेक्युलरिज्म, धर्मनिरपेक्ष शब्द लिखा है। हमारे उच्चारण में हम वसुधैव कुटुंबकम का नाम लेते हैं, तो हर वर्ग के व्यक्ति की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है। और जब वो मौजूदा कानून को पालन नहीं कराकर कोई परिवर्तन कराना चाहती है और वो लोक हित में नहीं है, तो उसका सीधा अर्थ यह माना जाएगा कि ये अधिनियम या ऐसे विधेयक सिर्फ लोगों को डराने के लिए लिए जाते हैं। अब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं थोड़ा विषयांतर कहा हूं, कि क्या इस प्रदेश में, देश के संविधान में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है? कांग्रेस के किसानों के समर्थन में प्रदर्शन जो किए जाने को लेकर उसमें ट्रैक्टर, डंपर, टांगे, घोड़े, बैलगाड़ी सब पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये सरकार है कि तालिबानी स्टेट है? नियम से आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत आप हमें अधिकार दीजिए ना। जब गैस पेट्रोलियम पदार्थों के भाव बढ़े थे, तब यही मुख्यमंत्री जी साइकिल खरीदते थे। आज बढ़ रहे हैं तो आज सब खामोश हैं। प्रधानमंत्री जी कहते थे मनमोहन सिंह जी की उम्र के दर से पेट्रोल के भाव हो गए, आज तो 93 रुपए भोपाल राजधानी में बिक रहा है, जो प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी की उम्र को भी क्रॉस कर गया है। तो भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? और राजनीति का तो इतिहास रहा है कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहे, चाहे मौलिक अधिकारों का हनन
कांग्रेस पर भी लगे हैं और अब दीपक विजयवर्गीय जी, ये कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकार व्यक्ति को कैसे उपयोग में लाने हैं, ये अब आप लोग खुद नियंत्रित कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि के मिश्रा साहब मेरे मित्र हैं और बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, खुद भी कानून को जानने वाले हैं। मैं समझता हूं कि संविधान के आर्टिकल 19 को उनको पूरी जानकारी होगी। अब व्यक्ति की जो आजादी है उसकी कुछ सीमाएं हैं, कुछ निर्बंधन है जो संविधान में उल्लेखित है। सरकार जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाती है या आईपीसी की तरह कानून जितना जो भी काम करता है वो उस निर्बंधनों के अंतर्गत काम करता है। किसी को भी अभिव्यक्ति के नाम पर अव्यवस्था फैलाने की आजादी नहीं दी जा सकती, दूसरों के अधिकार के साथ छेड़छाड़ करने की आजादी नहीं दी जा सकती, और इसीलिए सरकार आवश्यक कदम उठाती है। जहां तक कानून बनाने की बात है तो मैं समझता हूं कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और इस देश की जनता ने संसद में प्रतिनिधियों को चुना है। सड़क पे खड़े होकर किसी को भी मनमाने तरीके से विरोध करने का और व्यवस्थाओं को खत्म करने का, व्यवस्था को बिगाड़ने का अधिकार नहीं है। सरकार सबसे संवाद करना चाहती है। एक भी व्यक्ति इस देश में अगर कोई विरोधी बात करता है तो उससे बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन देश का कानून तो संसद ही बनाएगी। जी, और जाहिर तौर पर स्वरूप भले जो भी हो, लेकिन सुधार और परिवर्तन संसार का नियम है, जैसा कि आप दोनों ही इससे इत्तेफाक रखते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकतंत्र में अगर सुधार हो रहे हैं, नियम कानून नए बन रहे हैं जनता के लिए, तो वो जमीन पर कितने उतर रहे हैं, और इसकी निगरानी करना जनप्रतिनिधियों की भी एक बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि एक जिम्मेदारी जनता ने उनको सौंप रखी है, उतनी ही जिम्मेदारी प्रशासन की भी है। कानून बन जाए लेकिन कानूनों का पालन सही ढंग से हो, न्याय तक पहुंच हो, ये सबसे बड़ी निगरानी करना भी आज की मौजूदा वक्त की बहुत बड़ी आवश्यकता है। शुक्रिया आप दोनों का हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। तो मध्य प्रदेश में धर्म स्वातंत्र विधेयक को मंजूरी मिल गई है, कैबिनेट की मुहर लगी है, और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि ये देश में पहला ऐसा राज्य मध्य प्रदेश है जहां सबसे सख्त नियम बनाए गए हैं। धर्म स्वातंत्र विधेयक में जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाना, धर्म परिवर्तन करवा के विवाह करना, पहले आम केसेस में प्रक्रिया चलती थी, लेकिन अब धर्म स्वातंत्र विधेयक के तहत जितने भी प्रावधान किए गए हैं उनके तहत कार्रवाई होगी। और एक और जो प्रस्ताव है वो बेहद खास, ये कि पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए कुछ सहयोग भी दिया जाएगा। एक बार फिर से सुनवाते हैं इन कानूनी प्रावधानों के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। धर्म स्वातंत्र विधेयक 2020 आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा ध्वनिमत से पारित किया गया है। इसके पारित होते ही 1968 वाला धर्म स्वातंत्र विधेयक समाप्त हो जाएगा। प्रस्तावित अधिनियम में किसी व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में संपरिवर्तन करने में प्रलोभन, धमकी, बल प्रयोग, विवाह, असम्यक, असर, प्रतिणन, अन्य कपटपूर्ण साधन से प्रत्यक्ष अथवा अन्यथा धर्म संपरिवर्तन करने का प्रयास निषेध किया गया है। किसी भी व्यक्ति द्वारा अधिनियम का उल्लंघन करने पर 1 वर्ष से 5 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 25,000 होगा से दंडित किए जाने का प्रावधान है। नाबालिग, महिला, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ अधिनियम के उल्लंघन किए जाने पर 2 वर्ष से 10 वर्ष के कारावास एवं अर्थदंड जो कम से कम 50,000 होगा का प्रावधान है। तो ये कानूनी प्रावधान है जो काफी कड़े और सख्त सजा के भी प्रावधान इस विधेयक में रखे गए हैं। अब 28 तारीख को विधानसभा का सत्र शुरू होगा, तब ये विधेयक विधानसभा में पेश किया जाएगा और संभवतः पारित भी हो जाएगा कानून के तौर पर, जिसके बाद मध्य प्रदेश में ऐसे केसेस अलग से उस पर कार्रवाई की जाएगी।